नमस्कार, मैं रविकांत आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज का जो लेक्चर है वो बीएससी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। आज के इस टॉपिक का नाम है अमीन्स। तो जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो ऑब्जेक्टिव है कि इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप सभी अमीन्स को डिफ़ाइन कर पाएंगे, उनका पिरामिडल स्ट्रक्चर बता पाएंगे, आप अमीन्स को क्लासीफाई कर पाएंगे। इसके बाद अमीन्स का आप नोमेनक्लेचर भी कर पाएंगे और फिर अमीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि अमीन्स होते क्या हैं। व्हाट आर अमीन्स? तो अमीन्स जो हैं उनको डिफ़ाइन करने के लिए हम अमोनिया मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नो अमोनिया मॉलिक्यूल इज NH3। अगर अमोनिया मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन्स को वन बाय वन अगर हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते चले जाएंगे तो हमें अमीन्स मिल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो अमीन्स हैं वो एक तरीके से अमोनिया मॉलिक्यूल के ऑर्गेनिक डेरिवेटिव हैं और हम अमोनिया मॉलिक्यूल की एक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं अल्काइल ग्रुप से, या दो हाइड्रोजन्स को भी, या सभी हाइड्रोजन्स को भी अल्काइल या अराइल ग्रुप से रिप्लेस किया जा सकता है। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में अमोनिया मॉलिक्यूल की एक हाइड्रोजन को हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद अगले एग्जाम्पल में फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस किया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल जो है उसमें नाइट्रोजन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप हमने अटैच कर रखे हैं। और लास्ट एग्जाम्पल में अमोनिया मॉलिक्यूल की सभी हाइड्रोजन्स को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया गया है। तो ये सभी के सभी अमीन्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो लेक्चर की डिटेल में जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम कि अमीन्स हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ रोल प्ले कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अमीन्स है। तो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों ही तरीके से अमीन्स जो हैं हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्केलॉइड्स, हार्मोन्स, इन सभी के अंदर अमीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ सिंथेटिक कंपाउंड्स जैसे कि पॉलीमर्स हैं, डाइज हैं, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, इनके अंदर भी अमीन्स किसी न किसी रूप में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ड्रग्स के हम एग्जाम्पल लेंगे। कुछ जैसे पहला जो एग्जाम्पल है उसमें हम बायोलॉजिकली जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं दो, उनका एग्जाम्पल हमने लिया है एपिनेफ्रीन और एफेड्रीन। ये दोनों ही कंपाउंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए ह्यूमन बॉडी में यूज होते रहे हैं। और इन दोनों ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे, जो कि मैंने रेड एरो से इंडिकेट कर रखा है, कि इन दोनों के अंदर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। इसके अलावा और एग्जांपल्स लेते हैं हम। अगला एग्जांपल है नोवोकेन, जो कि एक नशीला पदार्थ होता है कोकेन, आप सभी ने नाम सुना होगा। उसका ये सिंथेटिक डेरिवेटिव है। इसको पुराने टाइम में डेंटल सर्जरी के अंदर एनेस्थेटिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस कंपाउंड के अंदर भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो मैंने रेड एरो से शो किया हुआ, उसके अंदर एक टर्सरी अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है बेनाड्रिल का, जो कि एक एंटी हिस्टामिन ड्रग होती है। इसके अंदर भी एक टर्सरी अमीनो ग्रुप है, जो कि आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। मैंने रेड एरो से शो किया हुआ है, नाइट्रोजन जो ब्लू कलर में शो किया गया है यहाँ पे। फिर है बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है बहुत ही अच्छा सरफेक्टेंट है और इसको एज ए फेज ट्रांसफर एजेंट भी यूज़ किया जाता रहा है। इस कंपाउंड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो क्वाटनरी फॉर्म में है, मीन्स उसके ऊपर चार अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड का भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो आगे इसको हम फर्दर देखेंगे कि क्वाटरनी अमोनियम साल्ट्स या कंपाउंड्स होते क्या हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे हम। फॉर द टाइम बिंग एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। लगभग हम सभी को पता है कि जो
फ़िश होती है, जो मछली होती है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, उसको फ़िशी स्मेल बोलते हैं। तो इस फ़िशी स्मेल के पीछे जो रीज़न है वो भी कहीं न कहीं अमीन्स के कारण होता है। जो फ़िश होती है उसकी बॉडी के अंदर, ख़ासकर जो खारे पानी में जो मछलियाँ होती हैं ना, उनके लिए है ये। खारे पानी की जो मछलियाँ होती हैं, यानी कि जो समुद्र में जो मछलियाँ पाई जाती हैं, उनकी बॉडी में एक कंपाउंड होता है ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड। जब ये मछलियाँ मर जाती हैं या मार दी जाती हैं तो कुछ बैक्टीरिया और एंजाइम्स क्या करते हैं, इस ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड को ट्राईमिथाइल अमीन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो कंपाउंड है ट्राईमिथाइल अमीन, यही रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर गंध के लिए, उस पर्टिकुलर स्मेल के लिए, जो कि फिशी स्मेल बोली जाती है। तो नेक्स्ट अब हम अमीन्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। सबसे पहले अमीन्स को हम जब क्लासीफाई करेंगे तो 3 तरीके से क्लासीफाई करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं? अगर अमोनिया मॉलिक्यूल की एक हाइड्रोजन को अल्काइल या अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाता है तो हमें क्या मिलेगी? प्राइमरी अमीन। और अगर 2 हाइड्रोजन्स को हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो हमें मिल जाएगी सेकेंडरी अमीन। और अगर तीनों हाइड्रोजन्स को हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो हमें क्या मिलेगी? टर्सरी अमीन। नेक्स्ट जो है, इसके अंदर अब हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन्स पढ़े हैं, तो यहाँ से आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं। मैंने रेड कलर में शो किया हुआ है NH2 को, NH को, लास्ट में N को। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कोई हमसे पूछे कि प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो वो हो गया NH2 अमीनो ग्रुप। अगर सेकेंडरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप कोई पूछता है तो वो हो जाएगा NH, और 2 पोजीशन जो होंगी उसकी वो खाली रहेंगी। और टर्सरी अमीन का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक टर्सरी नाइट्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी के फंक्शनल ग्रुप्स बता सकते हैं। आइए फर्दर देखते हैं क्या होगा अगर नाइट्रोजन अमोनिया मॉलिक्यूल है, उसके अंदर तीनों हाइड्रोजन्स को भी हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया और साथ में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी जगह भी कोई अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम आ गया तो क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन बन जाएगा। और साथ में अगर उसकी कोई एनायन पार्ट भी है तो ये बोला जाएगा अमोनियम सॉल्ट। अब अगर नाइट्रोजन के ऊपर 4 अल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, या यूँ कहें कि अमोनियम आयन की चारों हाइड्रोजन्स को हम 4 अल्काइल या अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स कहेंगे। मैंने एग्जाम्पल में शो किया हुआ है कि क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें नाइट्रोजन पे 4 अल्काइल ग्रुप R1, R2, R3, R4 लगे हुए हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें नाइट्रोजन पे 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ये भी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का एग्जाम्पल है। नीचे एक और एग्जाम्पल शो किया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक बेंजाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये सभी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगर फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनके अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है वो नाइट्रोजन एटम पे जो ग्रुप लगे हुए हैं अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप वो सेम है या डिफरेंट है। अगर वो दोनों सेम हैं तो उनको हम सिंपल अमीन्स कहते हैं, अगर वो डिफरेंट हैं तो उनको हम मिक्स्ड अमीन्स कहते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है ये डाइथाइल अमीन मैंने लिखा हुआ है, इसमें नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो ये एक सिंपल अमीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो तीनों ही अल्काइल ग्रुप एक जैसे हैं तो ये एक सिंपल अमीन का एग्जाम्पल है। और लास्ट एग्जाम्पल में नाइट्रोजन पे 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं जो कि एक जैसे हैं। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है
कि ये जो हम सिंपल और मिक्स्ड अमीन्स की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पे, जैसे लास्ट वाला एग्जांपल है, इसमें नाइट्रोजन पे तो दो तो फिनाइल ग्रुप लगे हैं, एक हाइड्रोजन, तो ये सारे तो एक जैसे नहीं आपस में। तो आपको मैं बता दूं, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स को देखना है कि वो एक जैसे हैं या नहीं। अगर कोई हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है हमें। तो यहाँ पे क्योंकि अल्काइल या अराइल ग्रुप एक जैसे हैं, तो ये कैसे होंगे हमारे सिंपल अमीन्स। आइए हम देखते हैं कुछ मिक्स्ड अमीन्स के एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है, उसमें नाइट्रोजन पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप। अब क्योंकि ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसलिए मिक्स्ड अमीन का एग्जाम्पल होगा। एक और एग्जाम्पल है जिसमें नाइट्रोजन पे दो तो मिथाइल ग्रुप लगे हैं और एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी एक मिक्स्ड अमीन का एग्जाम्पल है। फर्दर अमीन्स को हम एक और तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, उसके अकॉर्डिंग। तो एलिफेटिक अमीन्स क्या होंगे? अगर नाइट्रोजन के ऊपर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अमीन के अंदर, तो वो क्या कहलाएंगे? एलिफेटिक अमीन्स कहलाएंगे। और अगर नाइट्रोजन के साथ एक एरोमेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ है या एक अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उनको क्या कहेंगे? एरोमेटिक अमीन्स। और अगर अमीन्स के अंदर नाइट्रोजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उनको अल्काइल अमीन्स कहेंगे। जैसा कि लास्ट में नीचे बेंजाइल अमीन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो बेंजाइल जो है एक अराइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, सॉरी। तो अल्काइल ग्रुप का नाइट्रोजन के साथ अटैचमेंट है, इसलिए क्या होगी? अल्काइल अमीन। तो इस तरीके से हम अमीन्स को हमने क्लासीफाई किया। सबसे पहले हमने अमीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्लासीफाई किया। फिर हमने अमीन्स में सिंपल और मिक्स्ड अमीन्स देखे, और फिर हमने अमीन्स में एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स देखे। आइए अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। अमीन्स जो है उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अमीन्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो है वो अमोनिया मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के जैसा होता है। हम सब जानते हैं कि अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और उसके अंदर 3 हाइड्रोजन जुड़े होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना के, और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और शेप जो होती है पिरामिडल। तो वैसा ही स्ट्रक्चर किसका होगा? अमीन्स का होगा, जैसा कि अमोनिया मॉलिक्यूल का होता है। बस डिफरेंस इतना है कि अमोनिया में सारे हाइड्रोजन्स होते हैं, अमीन्स में हाइड्रोजन की जगह पे अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे। अब जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। बट एक्चुअल में अमीन्स के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता, और ना ही अमोनिया में होता। क्योंकि अमोनिया में जो लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करता है। इससे जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल यूजुअली प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन्स में और अमोनिया में वो 107 डिग्री के आसपास रहता है। अगर हम फर्दर बॉन्ड एंगल की बात करें, तो जैसे मैंने अभी बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन्स में तो बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री के आसपास रहता है। बट इन केस ऑफ टर्सरी अमीन्स बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर में शो किया हुआ कि अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है, लेकिन साथ में एक टर्सरी अमीन दिखा रखी है ट्राईमिथाइल अमीन, उसमें बॉन्ड एंगल है वो 108 डिग्री है। तो इसके पीछे वजह क्या है कि जो टर्सरी अमीन होगी उसके अंदर अल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, वो अल्काइल ग्रुप्स आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो नज़दीक नहीं आ पाते, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा। तो टर्सरी अमीन्स में बॉन्ड एंगल प्राइमरी और सेकेंडरी कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये मैंने एग्जांपल शो कर रखा है कि किस किस तरीके से बॉन्ड एंगल जो है वो इंक्रीज होता है। अगला जो टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम यूजुअली एनेंटियोमर्स की बात करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं, डायस्टीरियोमर्स की भी बात करते हैं। यहाँ हमारे इस टॉपिक में अमीन्स के अंदर हम उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो क्या उनको रिजोल्व किया जा सकता है अलग अलग एनेंटियोमर्स में या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्सरी अमीन्स की। हम सबको पता है कि एक जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, जैसे हमने कायरल कार्बन का पढ़ा हुआ है कि कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिस पे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, तो कायरल कार्बन होता है, वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है और वो एनेंटियोमर्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना शो करता है। इन द सिमिलर वे जो टर्सरी अमीन्स हैं उनके अंदर अगर तीनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, all the alkyl groups are different in case of tertiary amine, और लोन पेयर को भी अगर हम एक सब्स्टिट्यूएंट मान लें तो यहाँ पे टोटल 4 जो हैं वो ग्रुप हो जाएंगे। 3 तो अल्काइल ग्रुप हो गए और 4th हम लोन पेयर को भी क्या मान रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट मान रहे हैं। तो उस तरीके से, उस एंगल से अगर हम देखें तो टर्सरी अमीन्स क्या होंगे, कायरल होंगे, और कायरल होंगे तो वो मिरर इमेज रिलेशनशिप शो करेंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, उनके एनेंटियोमर्स एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों एनेंटियोमर्स को हम रिजोल्व भी कर सकते हैं अगर ऐसा हो तो नीचे मैंने एग्जांपल में शो किया हुआ है कि अगर कोई टर्सरी अमीन है जिसमें सभी अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो उसकी मिरर इमेज मैंने साइड में शो कर रखी है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कैसे होने चाहिए, कायरल होने चाहिए और इनको हम इजीली रिजोल्व भी कर सकते हैं अगर ये कायरल हों तो, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस होता क्या है, इनके कंपाउंड्स में टर्सरी अमीन्स के केस में जो दो अलग अलग एनेंटियोमर हैं, जो मिरर इमेजेस हमने देखी अलग अलग, उन मिरर इमेजेस में एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। ये जो मिरर इमेज रिलेशनशिप हमने अभी पहले देखा है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो मिरर इमेज रिलेशनशिप जो है वो मिरर इमेज रिलेशनशिप में मिरर के दोनों तरफ जो कंपाउंड हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं और साथ में वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो इसलिए इनको एनेंटियोमर्स कहा जाता है। और इनकी कॉन्फ़िगरेशंस भी होती हैं, जैसे किसी की आर होती है, किसी की एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, आप पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो आर और एस दोनों एनेंटियोमर्स को रिजोल्व किया जाना चाहिए, बट इन केस ऑफ टर्सरी अमीन्स इनको रिजोल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज इन दोनों एनेंटियोमर्स में एनर्जी का जो गैप है वो बहुत कम होता है, लगभग 25 किलो जूल पर मोल। तो ये आपस में लगातार एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, और जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस का नाम है नाइट्रोजन इन्वर्जन। क्या होता है ये नाइट्रोजन इन्वर्जन और कैसे होता है? तो नाइट्रोजन इन्वर्जन के लिए नाइट्रोजन जो है, जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो एक ट्रांजिशन स्टेट से गुजरता है और उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, नाइट्रोजन की जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो कन्वर्ट हो जाती है sp2 में, यानी कि एक प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से वो पास होता है और उसके बाद फिर वो दोबारा से अपने आप को रीअरेंज करता है और उसकी कॉन्फ़िगर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो वापस sp3 हो जाती है, वापस से वो पिरामिडल शेप में आ जाता है। तो इस तरीके से एक एनेंटियोमर दूसरे एनेंटियोमर में रैपिडली कन्वर्ट होता रहता है वाया ए ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम नाइट्रोजन इन्वर्जन कहते हैं। इसी वजह से जो टर्सरी अमीन्स हैं वो एक रेसिमिक मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें 50-50% दोनों एनेंटियोमर्स का हिस्सा हो, 50% आर एनेंटियोमर है या 50% एस एनेंटियोमर है, तो ओवरऑल जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा और उसको हम रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, फिर से मैंने नाइट्रोजन इन्वर्जन को मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी है,
आप देख सकते हैं कि कैसे एक SN एंजोमर है वो RN एंजोमर में कन्वर्ट हो रहा है वाया ए प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। जो बीच में ट्रांजिशन स्टेट है उसमें मैंने दिखा रखा है कि जो नाइट्रोजन पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल, इथाइल और हाइड्रोजन, वो एक प्लेन में चले गए हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल है उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं और फिर वो कन्वर्ट हो रहा है RN एंजोमर में। तो ये नाइट्रोजन इन्वर्जन होता है। इसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं कि क्या हो अगर नाइट्रोजन पे 4 ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हों, यानी कि क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स की हम बात करें यहाँ पे, क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या नहीं होंगे। तो क्योंकि नाइट्रोजन पे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ गए हैं तो ये डेफिनेटली क्या बन गया, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बन गया है। स्टीरियोजेनिक सेंटर बन गया है तो इसके अंदर क्या होगा, मिरर इमेज रिलेशनशिप लाई करेगा। मीन्स कि इसके एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट करेंगे और एनेंशियोमर्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनको हम रिजोल्व भी कर पाएंगे। क्योंकि अब क्या होगा, अब जो दो एनेंशियोमर्स जैसे नीचे एग्जांपल में दिखा रखा है मैंने, नाइट्रोजन पे 4 अलग अलग ग्रुप लगा रखे हैं। एलाइल है, बेंजाइल, मिथाइल, फिनाइल, ये 4 अलग अलग ग्रुप हैं। तो मिरर इमेज रिलेशनशिप मैंने दिखा रखा है जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो ये 2 एनेंशियोमर बन गए। अब ये एनेंशियोमर रैपिडली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते। रीजन बीइंग, नाइट्रोजन इन्वर्जन का जो फिनोमेना था इन केस ऑफ टर्सरी एमीन्स, उसमें वो किस वजह से हो रहा था कि नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नाइट्रोजन जो वो रीअरेंज हो पा रहा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में और उसके बाद वापस sp3 में कन्वर्ट हो पा रहा था। तो वो नाइट्रोजन इन्वर्जन का फिनोमेना क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में नहीं हो पाएगा क्योंकि अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे नहीं रहा। तो एक्चुअल में ही ये जो नीचे जो एग्जांपल दिया गया इस कंपाउंड को अलग अलग एनेंशियोमर्स में फाइंड आउट किया गया है, इनको रिजोल्व किया जा चुका है। तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट जो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कि एलिफेटिक अमीन्स या एरोमेटिक अमीन्स, जो भी अमीन्स होंगे उनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की नेमिंग से पहले, कोई भी अमीन हो, सभी की नेमिंग से पहले एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें ध्यान रखनी है क्या, कि जब भी किसी अमीन का नाम लिखेंगे तो उसको एज ए वन वर्ड लिखेंगे। नाम के बीच में कहीं कोई गैप नहीं रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब नेमिंग जो है वो 2 तरीके से हो सकती है, वो कॉमन सिस्टम से भी होती है और IUPAC सिस्टम से भी होती है। कॉमन सिस्टम में एलिफेटिक अमीन्स को क्या कहा जाता है, जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो पहले वो उसका नाम लिखते हैं, बाद में अमीन वर्ड लगा दिया जाता है। तो कॉमन सिस्टम में इनको अल्काइल अमीन्स या दूसरे तरीके से इनको अमीनो एल्केन्स भी कहा जाता है। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे पहला एग्जांपल है CH3NH2। तो CH3NH2, CH3 क्या, कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो मिथाइल के साथ हमने लगा दिया अमीन, मिथाइल अमीन, ये बन गया इसका कॉमन नेम। या दूसरे तरीके से पहले हम लिखेंगे अमीनो और उसके बाद अल्काइल ग्रुप, तो अमीनो मीथेन। फिर नेक्स्ट है जैसे इथाइल के साथ लगा हुआ NH2 तो इथाइल अमीन या अमीनो इथेन। उसके बाद नीचे 2 और एग्जांपल्स दिए हुए जिनमें कार्बन्स जो हैं वो 2 से ज़्यादा आ गए हैं। 2 से ज़्यादा आ गए हैं तो अब पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि NH2 कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, तो उसकी पोजीशन जो है वो भी हमें बतानी होती है आमतौर पे। हाँ, अगर हम सिंपल अल्काइल ग्रुप को बोल पाएँ, जैसे तीसरे एग्जांपल में प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है और फोर्थ एग्जांपल में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग नेमिंग आप कर सकते हो, अनप्रोपाइल अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन। या फिर आप जिस कार्बन पे NH2 लगा हुआ है उस कार्बन को जरूर बोलिए। जैसे पहले में, सॉरी थर्ड एग्जांपल में कार्बन नंबर 1 पे NH2 है तो 1 अमीनो प्रोपेन बोला, और फोर्थ एग्जांपल में 2 अमीनो प्रोपेन। आप सभी ये नोट कर सकते हैं इसमें कि जितने भी नेम्स लिखे हुए हैं कहीं कोई गैप नहीं है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक अमीन का जो पूरा नाम है वो एक एज ए वन वर्ड लिखा जाएगा। उसके बाद IUPAC सिस्टम में नेमिंग की बात आएगी तो एलिफेटिक अमीन्स को IUPAC सिस्टम में हम क्या कहते हैं, अल्केना अमीन्स। पहले अल्केन पार्ट
फिर अमीन पार्ट। और एल्केन की जो लास्ट ई होती है वो ई मैंने ड्रॉप कर रखी है यहाँ पे, एल्केना अमीन, लास्ट ई को ड्रॉप किया जाएगा क्योंकि अमीन की शुरुआत ए से हो रही है, ए एक वोवल है, तो इसलिए ई को ड्रॉप कर दिया गया है। तो एलिफेटिक अमीन्स जो हैं वो एल्केना अमीन्स कहलाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है CH3NH2। तो CH3 को अगर हम IUPAC सिस्टम से बोलेंगे तो मीथेन अमीन। अगला एग्जांपल है इथेन अमीन। फिर नेक्स्ट जो दो एग्जांपल्स हैं अगेन इनके अंदर, क्योंकि अब NH2 की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। पहले के तीसरे एग्जांपल में कार्बन नंबर 1 पे NH2 है, जबकि फोर्थ एग्जांपल में कार्बन नंबर 2 पे है। तो अब हमें NH2 की पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, तो इसको आप लिखेंगे प्रोपेन 1 अमीन, और लास्ट वाले को प्रोपेन और 2 पोजीशन पे अमीन है तो प्रोपेन 2 अमीन। तो ये प्राइमरी जो अमीन्स थी एलिफेटिक अमीन्स, उनकी नेमिंग थी एज पर कॉमन एंड IUPAC सिस्टम। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स को कैसे हम नोमिनेट करेंगे, कैसे उनको नाम देंगे। तो कॉमन सिस्टम में चीज़ तो वही है, जैसे हमने उनको अल्काइल अमीन्स बोला था, यहाँ भी ये अल्काइल अमीन्स ही बोले जाएंगे। बट क्योंकि अब सेकेंडरी अमीन में 2 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो पहले उन दोनों का नाम बोलेंगे। टर्सरी में 3 लगे होंगे तो पहले तीनों अल्काइल ग्रुप का नाम बोलेंगे, लास्ट में अमीन वर्ड लगा देंगे। अगर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके अंदर सेकेंडरी या टर्सरी अमीन्स में, अगर वो अल्काइल ग्रुप्स हो सकता है सेम हो और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम है तो हम डाई या ट्राई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट है तो फिर हम उनको अल्फ़ाबेटिकली बोलेंगे। जैसे किसी पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, किसी पे इथाइल जुड़ा हुआ है, तो इथाइल का ई पहले आता है और मिथाइल का जो है वो बाद में आता है। तो हम कॉमन सिस्टम में कैसे बोलेंगे इसको, इथाइल मिथाइल अमीन। नीचे जो दूसरा एग्जाम्पल उसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं, इथाइल मिथाइल अमीन। एक और तरीका है इनको बोलने का, वो क्या कि हम स्पेसिफाई कर दें जो नाइट्रोजन पे, जैसे अगर हम सेकेंडरी अमीन्स की बात करेंगे तो नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप लगे हैं, 2 में से एक ग्रुप छोटा है एक बड़ा है। अगर सेम है तो उनको हम डाई वर्ड से नेमिंग कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो डाई मिथाइल अमीन हमने बोल दिया। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप हैं तो एक तरीका ये भी होता है नेमिंग का कि जो छोटा ग्रुप होता है, नाइट्रोजन पे जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें से छोटे ग्रुप को हम ऐसे बोलेंगे एन अल्काइल, यानी नाइट्रोजन पे जो छोटा ग्रुप लगा हुआ है उसको एन अल्काइल बोला। उसके बाद हम क्या करेंगे, अमीनो अमीनो एल्कीन, अमीनो एल्कीन। तो जैसे सेकंड एग्जांपल में आप देखेंगे एन पे अब 2 ग्रुप हैं, छोटा ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, तो एन पे मिथाइल और अमीनो, और क्योंकि 2 कार्बन वाला बड़ा ग्रुप है इथीन, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, IUPAC सिस्टम वही है जैसा जो पहले हम पढ़ के आए प्राइमरी अमीन्स के लिए, जिनमें हमने इनको एल्केन अमीन बोला था, तो इनको सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स को भी एल्केन अमीन ही बोलना है बस। अब क्योंकि नाइट्रोजन पे एक से ज़्यादा ग्रुप आए हुए हैं तो उन ग्रुप्स को हम पहले बोल देंगे एल्केन अमीन से पहले एन अल्काइल। अब 2 ग्रुप हैं तो 2 बार एन अल्काइल हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल जो है उसमें 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो एक मिथाइल को तो हम नाइट्रोजन के साथ बोलेंगे एन मिथाइल, बच गया एक कार्बन, उसको मिथेना अमीन। ऐसे ही दूसरा जो एग्जाम्पल है उसमें एन छोटा, पहले छोटा जो आपका ग्रुप है वो बोला जाएगा एन मिथाइल, और 2 कार्बन वाला जो बड़ा पार्ट है वो बाद में बोलेंगे इथेना अमीन। अब कुछ टर्सरी अमीन्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं तो कॉमन सिस्टम में तो तीनों इकट्ठे बोल दिए जाएंगे ट्राई मिथाइल अमीन। जबकि IUPAC सिस्टम की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एन पे एन डाई मिथाइल और एक मिथाइल को हम एल्केन अमीन के रूप में बोल देंगे मिथेना अमीन। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कार्बन के ऊपर, सॉरी ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें बीच वाला जो कार्बन है ना, कार्बन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और एक
मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको आप क्या बोलेंगे, एन एन डाई इथाइल, क्योंकि इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, इसलिए मिथाइल को बाद में रखा हमने। बाकी रूल सेम है। उसके बाद नीचे कुछ एग्जांपल्स अल्काइल अमीन्स के भी दिए हुए हैं, तो सेम तरीके से नेमिंग अल्काइल अमीन्स की होगी। कॉमन सिस्टम में अल्काइल अमीन्स बोलेंगे और आईयूपीएसी सिस्टम में इनको हम एल्केन अमीन के नाम से बोलेंगे। तो ये थी टर्सरी अमीन्स की नेमिंग। अब कुछ एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं जिनके अंदर जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उनके अंदर कई सारे कार्बन हैं और साथ में उनके अंदर पोजीशन आइसोमेरिज्म की भी पॉसिबिलिटी है। तो उन केस में हम क्या करेंगे, उन केस ऐसे जो भी कंपाउंड होंगे in case of mixed secondary and tertiary amines in which one of the alkyl group has 3 or more carbon atoms and hence can exhibit position isomerism, the position of carbon atom of the chain to which the nitrogen is attached is included in the name of the amine। ये important चीज है कि जिस कार्बन पे हमारा अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हमने चेन में इंक्लूड करना ही करना है हर हाल में। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल में एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन पे, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो हमने नंबरिंग कर दी है। नंबरिंग में हमने कोशिश की है कि जिस कार्बन पे नाइट्रोजन जुड़ा उस कार्बन को कम से कम नंबर मिले, तो हमने नंबरिंग 1 2 3 4 5 ऐसे कर दी। अब 4 पोजीशन पे और नाइट्रोजन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनको हम पहले बोलेंगे एन पे मिथाइल है और 4 पे, तो एन 4 डाई मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं, 5, पेंटेन और 2 पोजीशन पे अमीन। सिमिलरली राइट साइड में जो एग्जांपल है उसमें भी 5 कार्बन की चेन बन रही है और लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की है। इसमें नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए और 3 नंबर कार्बन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो हम 3NN ट्राई मिथाइल और पेंटेन और 3 पे क्या लगा हुआ है, अमीन लगा हुआ है। जिसको 3 पेंटेन अमीन बोल दो चाहे पेंटेन 3 अमीन बोल दो, वो था सेम। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है नेमिंग का, उसमें क्या है कि अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं कंपाउंड के अंदर, मतलब NH2 के साथ कोई और भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो और वो फंक्शनल ग्रुप ऐसा हो जो मेन फंक्शनल ग्रुप के जैसा, जैसे अल्कोहलिक आ गया, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप हो, तो वो फंक्शनल ग्रुप हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं और अमीनो ग्रुप जो होगा फिर वो एज ए साइड चेन माना जाएगा, उसको एज ए प्रीफिक्स हम बोलेंगे। तो पहले एग्जांपल में जैसे OH ग्रुप आया हुआ है और एक तरफ NH2 है, तो हमने नंबरिंग, क्योंकि OH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया तो हम नंबरिंग जो है उस तरफ से करेंगे OH की तरफ से, और 2 पोजीशन पे NH2 जो है वो अमीनो ग्रुप, उसको हम एज ए प्रीफिक्स बोल देंगे, तो 2 अमीनो एथेनॉल। राइट साइड जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आया हुआ है और उसको नंबरिंग 1 दी जाती है, तो 4 नंबर मिला उस कार्बन को जिस पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेम हो जाएगा 4 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है भाई, अगर हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में बोला जाता हो, जैसे NH2 है, NO2 है या क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको एज ए प्रीफिक्स बोला जाता है और इनको एज ए साइड चेन ही कंसीडर किया जाता है। तो ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, उन सभी ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं ऐसे, उन सभी ग्रुप्स में ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, और जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता होगा हमारे कंपाउंड का नाम जो होगा वो उसी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक तो NH है और एक NO2, NO2 स्टैंड्स फॉर नाइट्रो और NH जो है वो हमारा अमीन कंपाउंड्स में आ गया।
तो अमीन का ए पहले आता है और नाइट्रो का एन बाद में आता है। तो इस कंपाउंड की जो नेमिंग होगी उसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रो को तो पहले बोलेंगे और अमीन को बाद में बोलेंगे। तो यहाँ पे एन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे नाइट्रो, 3 कार्बन है, प्रोपेन अमीन। तो ये होगी भाई नेमिंग। और लास्ट एग्जाम्पल इसमें है कि अगर अमीन कैल्शियम अनसैचुरेटेड मतलब उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे आ जाएं, तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम क्या करेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे और प्रेफरेंस के बाद नंबरिंग करेंगे और फिर जो उनका नेम लिखा जाएगा। जैसे कि राइट साइड जो एग्जांपल है उसमें आप देखेंगे डबल, एक तरफ डबल बॉन्ड है पहले कार्बन के बाद ही, दूसरी तरफ NH2 ग्रुप है, तो हमने नंबरिंग NH2 साइड से नहीं की क्योंकि प्रेफरेंस हमने डबल बॉन्ड को देनी है। तो नंबरिंग उधर से की, 3 नंबर पे आया हमारा NH2। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोप, तो हम क्योंकि हमने प्रेफरेंस की बात की यहाँ पे, प्रेफरेंस इस तरीके से देनी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, बाकी नेमिंग वही उसी तरीके से लिखी जाएगी। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स की नेमिंग के लिए बिल्कुल जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमीन है वो है बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट NH2 जुड़ा होना, वो सिंपलेस्ट हमारी एरोमेटिक अमीन है। और उसका जो कॉमन नेम है वो क्या होता है, एनिलीन। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नेम है एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 जुड़ा होना। वैसे एरोमेटिक अमीन्स को इन जनरल जैसे हमने एलिफेटिक अमीन्स को अल्काइल अमीन्स बोला था, वैसे ही कॉमन सिस्टम में एरोमेटिक अमीन्स को अराइल अमीन्स बोला जाता है। बट बेंजीन पे अगर डायरेक्ट NH2 लगा हुआ तो इस कंपाउंड को एनिलीन ही बोला जाता है। और IUPAC सिस्टम में अगर बेंजीन पे NH2 लगा हुआ है यानी कि जो हमारा एनिलीन है उसको IUPAC सिस्टम में क्या बोलेंगे, बेंजीन अमीन। बेंजीन प्लस अमीन तो बन गया बेंजीन अमीन। और बाकी जो दूसरे डेरिवेटिव्स हैं उनको इसी के नाम से बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, पहले बेंजीन पे NH2 जुड़ा हुआ है तो कॉमन सिस्टम में नेम हो गया एनिलीन, IUPAC में क्या होगा, बेंजीन अमीन। नेक्स्ट है, अब नाइट्रोजन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो कॉमन सिस्टम में आप इसको एन पे मिथाइल लगा हुआ है और बाकी हम बोलते क्या, यानी एनिलीन की एक हाइड्रोजन को हमने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो ये एन मिथाइल एनिलीन बन गया। या IUPAC सिस्टम में क्या बोलेंगे, एन मिथाइल बेंजीन अमीन। सिमिलरली अब मिथाइल की जगह इथाइल आ गया है तो एनिथाइल एनिलीन हो जाएगा कॉमन सिस्टम में। और अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 ग्रुप हो गए हैं, 2 तो मिथाइल ग्रुप हैं तो इसलिए एन डाई मिथाइल एनिलीन हो जाएगा। तो नेमिंग बड़ी सिंपल सी है एरोमेटिक अमीन्स की। और लास्ट एग्जांपल में नाइट्रोजन पे 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो हम इसको डाई फिनाइल अमीन भी बोल सकते हैं या हम एज ए डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन बोल सकते हैं। मतलब एनिलीन की एक हाइड्रोजन हटा के हमने वहाँ फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो एन फिनाइल एनिलीन, ऐसे इसका कॉमन नेम बोल सकते हैं। कुछ स्पेशल नेम्स भी हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, उनमें से एक है टूलिडीन। ये टूलिन और एनिलीन इन दोनों की नेमिंग को मिला के बेंजीन पे CH3 लगा हो तो टूलिन बोला जाता है और NH2 लगा हो तो एनिलीन, और ये दोनों ही प्रेजेंट हो तो नेम होता है टूलिडीन। ऐसे ही एनिसोल, बेंजीन पे OCH3 हो तो इसको एनिसोल बोलते हैं और बेंजीन पे अगर NH2 लगा हो तो एनिलीन। इन दोनों को मिलके बनाया गया एनिसिडीन, यानी बेंजीन पे NH2 भी हो और OCH3 भी तो इसको हम बोलेंगे एनिसिडीन। और रही बात पोजीशन की कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, तो 1 और 2 पोजीशन पे अगर ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनको मोर्थो बोलते हैं। इसके अलावा अगर 1 3 पे है तो मेटा और 1 4 पे होते हैं तो पैरा। वो सिंपल नेमिंग है, आप सभी जानते हैं। आइए अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इस यूनिट का, सॉरी आज के लेक्चर का, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम स्टडी करेंगे, मतलब जो इनकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है इनके अंदर जो
प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाकई में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं भी कलर की। तो यूजुअली अमीन्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं प्योर फॉर्म में, बट अगर आप इनको ओपन छोड़ देंगे तो एयर की प्रेजेंस में इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और हल्का कलर इनके अंदर डेवलप हो जाता है। अगर हम ऑर्डर की बात करें, स्मेल की बात करें, तो सभी अमीन्स की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो कि गैसेज होते हैं और उनकी स्मेल अमोनिया की जैसी होती है। और जो पब्लिक यूरिनल्स होते हैं, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, उनसे जो यूरिन की स्मेल होती है वो अमीन कंपाउंड्स की वजह से ही होती है। हायर अमीन्स जो हैं उनके अंदर थोड़ी सी फिशी ऑर्डर होती है, मछली के जैसी गंध आती है उनके अंदर। और जो लोअर एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, उनकी भी स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट होती है। जबकि हायर एरोमेटिक अमीन्स वो सॉलिड होते हैं और उनमें ज़्यादा गंध नहीं आती। रीजन बीइंग यूजुअली जो सॉलिड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है, तो वो ऑर्डरलेस होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब अमीन्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। रीजन बीइंग अमीन्स के अंदर होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमीन्स में नाइट्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 3 ही एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अमीन्स जो हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक प्राइमरी अमीन का मॉलिक्यूल दूसरे प्राइमरी अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहेगा। तो इस तरीके से सभी अमीन्स के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहेंगे। तो हमें मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करने के लिए ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। मीन्स कि उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। सेकेंडरी अमीन्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। टर्सरी अमीन्स में क्योंकि नाइट्रोजन के साथ अब सारे अल्काइल ग्रुप आ गए हैं, नाइट्रोजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी अमीन्स जो हैं उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब कंपैरिजन देख लेते हैं अमीन्स और एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट का। तो एक नीचे टेबल दी है, इसमें मोलर मास लगभग सभी के सेम है। जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो आप दो चीज़ें ज़रूर देखिए। पहली चीज़ तो मोलर मास। मोलर मास जो है, जिसका जितना ज़्यादा मास होता है उतने ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं और उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है कि क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा इंटरेक्शन तो नहीं है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं पे आ जाती है, तो क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इन कंपैरिजन टू वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस, जो नॉर्मल वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस होते हैं उनसे, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन के लिए सभी मॉलिक्यूल्स के मोलर मास सेम ले लिए, सो दैट मास का अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पे। और अब हम अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो प्राइमरी अमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और एल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है क्योंकि एल्केन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि प्राइमरी अमीन में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सेकेंडरी अमीन में थोड़ी कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्योंकि अब नाइट्रोजन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और टर्सरी अमीन्स में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो इसलिए टर्सरी अमीन्स जो होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे कम होगा, और प्राइमरी अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये। नेक्स्ट है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट अमीन्स का कंपेयर करें अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, उनमें ऑक्सीजन आ जाएगी। अल्कोहल में OH ग्रुप होता है जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में COOH होता है। तो OH जो है वो एक OH के ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी इन कंपैरिजन टू अमीन्स। तो नीचे आप कंपैरिजन देख सकते हैं। सिमिलर मोलर मास वाले कंपाउंड्स में अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है, उसके बाद अल्कोहल का है, और अमीन, फिर अमीन का और एल्केन का सबसे
कम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। तो जो अमीन्स होते हैं, लोअर अमीन्स, वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। रीजन बीइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमीन्स जो हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। बट जैसे जैसे नाइट्रोजन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप है उसका साइज बढ़ेगा, अब अल्काइल ग्रुप जो है वो एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को होने में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो सोल्यूबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो सोल्यूबिलिटी को मैंने ब्रीफ अप किया हुआ है, इसमें साफ साफ आप पढ़ सकते हैं कि अमीन्स जो हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं लोअर वाले। हायर अमीन्स जो हैं वो इनसोल्यूबल होंगे वाटर में, क्योंकि जितना बड़ा अल्काइल पार्ट होगा NH2 के साथ जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी वाटर के साथ उतनी कम हो जाएगी। तो एरोमेटिक अमीन्स इनसोल्यूबल होते हैं। हाँ, ये जो अमीन्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है, अभी जो कुछ हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आपको सोल्व करने हैं। देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये NH और नाइट्रोजन पे 2 वैकेंसी मैंने शो कर रखी है बॉन्डिंग के लिए। ये किसके लिए फंक्शनल ग्रुप होता है? ऑप्शन ए प्राइमरी अमीन्स, बी सेकेंडरी अमीन्स, सी टर्सरी अमीन्स, डी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव मैक्सिमम बॉन्ड एंगल। नीचे जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उनमें आपको ये बताना है कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किस में होगा, मिथाइलअमीन में, डाईमिथाइलअमीन में, या फिर ट्राईमिथाइलअमीन में। और ऑप्शन डी है कि सबका बॉन्ड एंगल एक जैसा होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप इजीली कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में आपको नाइट्रोजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ऑप्शन है ए sp, बी sp2, सी sp3 और ऑप्शन डी है dsp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्सरी अमीन्स जिनमें तीनों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन के ऊपर, उनके लिए दो तीन स्टेटमेंट्स हैं नीचे। ए, टर्सरी अमीन्स जिनमें सभी ग्रुप डिफरेंट हैं वो कायरल होंगे और रिजोल्वेबल भी होंगे। ऑप्शन बी, एकायरल होंगे। ऑप्शन सी, कायरल होंगे बट रिजोल्वेबल नहीं होंगे। और ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिमाइजेशन ऑफ टर्सरी अमीन्स। टर्सरी अमीन्स की रेसिमाइजेशन के पीछे क्या रीजन है? ऑप्शन ए वाल्डन इन्वर्जन, बी नाइट्रोजन इन्वर्जन, सी अमोनिया इन्वर्जन, डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स ऑफ द टाइप, यानी नाइट्रोजन पे सभी ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं, तो ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स ऑप्शन ए ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, बी डायस्टीरियोमर्स होंगे, सी कायरल और रिजोल्वेबल होंगे, और डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपाउंड दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है उसका, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। ऑप्शन ए एनिलीन, बी फिनाइलअमीन, सी अमीनोबेंजीन, डी नन ऑफ दीज। ध्यान से करें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। एक कंपाउंड शो किया है मैंने, तो इसका आपको IUPAC नेम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए इथाइल डाईमिथाइलअमीन, बी एन इथाइल डाईमिथाइलअमीन, सी एन इथाइल एन मिथाइल मिथेनामीन, डी एन एन डाईमिथाइल इथेनामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंगस्ट आइसोमरिक अमीन्स टर्सरी अमीन्स हैव लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू। टर्सरी अमीन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होता है। रीजन बिंग ए ड्यू टू लोअर मोलिकुलर मास, बी ड्यू टू हायर सरफेस एरिया, सी नॉन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए मिथाइलअमीन इज ए गैस एंड इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर,
B. Aromatic amines are almost insoluble in water. C. Tertiary amines can form hydrogen bonds with water. D. All of the above are correct. तो ये इजी इजी क्वेश्चन हैं, आप सोल्व कर पाएंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव ए नाइस टाइम. बाय.